दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी ग्राउंड जीरो को, जिसमें इमरान हाशमी लीड रोल में है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का सीन दिखाया जाता है, जहां पिस्टल गैंग के आतंकी काफी ज्यादा बढ़ गए थे और इस गैंग के लीडर का नाम था अहमद। अहमद स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बहका कर उनसे इलीगल काम कराया करता था। आज अहमद के घर पर उससे मिलने सैफ, अफरीदी और हुसैन नाम के 3 लड़के आते हैं। वो लोग अहमद से कहते हैं कि हमारे घर पर पैसों की जरूरत है, क्या आप हमें पैसे देंगे? इस पे अहमद कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, मगर उसके बदले तुम्हें मेरी गैंग में काम करना होगा। जो सुनकर वो लड़के मान जाते हैं। अब अगले दिन श्रीनगर के मार्केट में कुछ ऑफिसर राउंड मार रहे होते हैं और उनमें से एक ऑफिसर एक जगह पर बैठा होता है। तभी हुसैन पीछे से आकर उस ऑफिसर को जान से मार डालता है, जो करने के लिए उसे अहमद ने ही कहा था। तब गोलियों की आवाज सुनकर मार्केट में सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। इतने में बाकी ऑफिसर हुसैन को पकड़ने आते हैं, पर हुसैन वहां से भाग निकलता है। अब जब ये बात कमांडर शर्मा को पता चलती है तो शर्मा काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से काफी सारे ऑफिसर्स की मौत हो रही थी। इसलिए शर्मा अपने एक ऑफिसर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर नरेंद्र को बुलाना होगा, वरना ऐसे ही कश्मीर में आतंकी लोगों को मारते रहेंगे। फिर हम दूसरे स्टेट में नरेंद्र को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ कुछ आतंकवादियों को पकड़ने जा रहा होता है। उसी समय उन आतंकियों को नरेंद्र के बारे में पता चल जाता है। इसी वजह से वो लोग नरेंद्र के ऊपर हमला कर देते हैं और उन लोगों के बीच में काफी लड़ाई होती है। तब लड़ाई के दौरान नरेंद्र के हाथ में गोली लग जाती है, पर ऐसी हालत में भी नरेंद्र उन आतंकवादियों को मार डालता है। फिर जैसे नरेंद्र को शर्मा का संदेश मिलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे श्रीनगर के लिए निकल जाता है। अब थोड़े टाइम बाद नरेंद्र श्रीनगर के बाकी ऑफिसर से जाकर मिलता है। वहाँ हम जूनियर ऑफिसर वीरू और हरपाल को देखते हैं। वो दोनों नरेंद्र को काफी समय से जानते थे और उसके आने से काफी खुश भी थे। फिर रात के समय नरेंद्र आर्मी कैंप से सीधा अपने घर पर आता है और पता चलता है कि नरेंद्र की बीवी और बच्चे श्रीनगर में ही रहते थे। घर पर नरेंद्र अपनी बीवी से बताता है कि मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में हो गई है, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर नरेंद्र की बीवी थोड़ा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि श्रीनगर में पहले से ही काफी ऑफिसर्स की मौत हो गई थी और नरेंद्र की बीवी अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। इस पे नरेंद्र कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद अगली सुबह एक आतंकवादी अपनी गैंग को एक सीक्रेट कोड फोन पर बता रहा होता है और उस कोड की मदद से आतंकवादी अपने अगले अटैक का फैसला करते हैं। पर पुलिस अपनी डिवाइस की मदद से उन आतंकवादी के फोन को टैप करके उस कोड का पता लगा लेती है, जिसका मतलब था कि वो अगला अटैक किंग पर करने वाले हैं। ये सुनकर नरेंद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर किंग का मतलब क्या हो सकता है। तभी नरेंद्र को समझ आता है कि जरूर आतंकी चीफ मिनिस्टर पर हमला करने वाले हैं। इसलिए वो और बाकी के ऑफिसर जल्दी से सीएम के पास जाने लगते हैं। यहाँ सीएम एक जगह पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे थे। उसी समय नरेंद्र सीएम को सिक्योरिटी के साथ वहाँ से ले जाने लगता है। दूसरी तरफ आतंकवादी जम्मू के सीएम के बदले इंडिया के राज्य भवन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है। इस पे इंडिया के पीएम सभी जनता से आकर कहते हैं कि हमारी आर्मी इन आतंकवादियों को कभी नहीं छोड़ेगी और हम लोग अपने देशवासियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। फिर हम रघु नाम के एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देखते हैं और रघु को पता चलता है कि राज्य भवन पर अटैक गाजी बाबा ने कराया था, जो पहले भी कई सारे ऐसे अटैक करवा चुका है। तब एक ऑफिसर रघु को बताता है कि तारिक नाम का एक आदमी गाजी बाबा के लिए काम करता है, इसलिए हमें कैसे भी तारिक को पकड़ना होगा। फिर उनको तारिक का लोकेशन ट्रैक करने से पता चलता है कि तारिक एक ट्रक में बैठकर श्रीनगर के पास जा रहा है। इसी वजह से रघु और उसके असिस्टेंट आदिला जल्दी से श्रीनगर के कमांडर शर्मा से मिलने जाते हैं। उधर वो लोग शर्मा से कहते हैं कि तारिक जल्द ही श्रीनगर आने वाला है और हमें गाजी बाबा का पता लगाने के लिए तारिक की जरूरत पड़ेगी। इस पे नरेंद्र उनसे कहता है कि हमें तारिक को पकड़ने के बदले उसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए ही हम गाजी बाबा का पता लगा सकते हैं। लेकिन शर्मा और रघु नरेंद्र की बात से सहमत नहीं थे, इसलिए शर्मा नरेंद्र को तारिक को पकड़ कर लाने का ऑर्डर देता है। अब नरेंद्र भी उनकी बात मानकर अपनी टीम के साथ तारिक को श्रीनगर बॉर्डर के पास पकड़ लेता है। फिर शर्मा और आदिल तारिक को अरेस्ट करके अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन नरेंद्र की बेटी स्कूल बस में बैठकर स्कूल जा रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल बस में भी एक ऑफिसर रहता था और जब बच्चे कुछ देर बाद स्कूल पहुँच जाते हैं तो ऑफिसर बस से निकलकर एक दुकान पर कुछ सामान लेने जाता है, पर तभी पिस्टल गैंग आकर उस ऑफिसर को जान से मार डालती है और उसको मारने के बाद पिस्टल गैंग जल्दी से
वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद सभी ऑफिसर उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये सब देखकर नरेंद्र तुरंत इस अटैक के बारे में जानकारी निकालने लगता है और उसे पता चलता है कि ये सारे अटैक 4 से 6 बजे के बीच में होते थे। यहाँ तक कि सारे ऑफिसर की मौत श्रीनगर के कॉलेज के पास ही हुई थी। इसलिए नरेंद्र समझ जाता है कि जरूर कॉलेज के बच्चे ही ये सब कर रहे हैं। इसके बाद नरेंद्र और बाकी ऑफिसर्स अगले दिन 4 बजे कॉलेज के बाहर जाते हैं। इतने में हुसैन पीछे से नरेंद्र को गोली मारने वाला होता है, लेकिन उसके गोली मारने से पहले नरेंद्र उसे पकड़ लेता है। तब हुसैन डर के मारे नरेंद्र से कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, मैं ये सब सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा हूँ। फिर हुसैन नरेंद्र को अपने घर पर लेकर जाता है और हुसैन की घर की हालत सच में काफी खराब थी और हुसैन तो सिर्फ पैसों के लालच में गलत रास्ते पर चल पड़ा था। यहाँ हुसैन की ऐसी हालत देखकर नरेंद्र उसे कहता है कि अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा सोचा भी है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार छोड़ रहा हूँ, इसके बाद से तुम कभी भी गलत काम नहीं करोगे। इतना कहने के बाद नरेंद्र वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय हुसैन नरेंद्र को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि हुसैन काफी बदल गया था। वो नरेंद्र से कहता है कि अहमद का एक हेड है जो आतंकवादियों को ऑर्डर देता है और उस हेड तक आपको सिर्फ हकीम नाम का एक आदमी ही पहुंचा सकता है। असल में हकीम सारे आतंकवादियों का इलाज किया करता था, इसलिए नरेंद्र और हुसैन मिलकर हकीम तक पहुंचने का प्लान बनाने लगते हैं। अब अगली सुबह हुसैन अहमद से मिलने जाता है और नरेंद्र अपनी टीम के साथ अहमद पर हमला कर देता है। इस हमले में हुसैन और अहमद दोनों को काफी चोटें भी आती हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अहमद दवाई के लिए हुसैन को अपने साथ हकीम के पास लेकर आता है और जब हकीम अहमद की मरहम पट्टी कर रहा होता है, उसी समय का फायदा उठाकर हुसैन हकीम के दवाई वाले बैग में ट्रैकर लगा देता है ताकि नरेंद्र हकीम को ट्रैक कर पाए। फिर शाम के समय नरेंद्र हुसैन से मिलने जाता है तो हुसैन नरेंद्र से पूछता है कि आखिर आपने अहमद के साथ साथ मेरे पैर पर गोली क्यों मारी। इस पे नरेंद्र कहता है कि अहमद को कहीं तुम पर शक न हो जाए इसलिए हमें तुम्हारे पैर पर गोली मारनी पड़ी, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी मदद की है। इसके बाद नरेंद्र और बाकी का ऑफिसर उन आतंकवादी के मास्टर को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और नरेंद्र को पूरा शक था कि वो आतंकवादी का बॉस कोई और नहीं बल्कि गाजी बाबा ही होगा। इसलिए जब हकीम गाजी बाबा से मिलने जा रहा होता है तो नरेंद्र और उसके ऑफिसर भी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद हकीम एक बड़े से घर में चला जाता है। वहाँ हकीम गाजी बाबा से अगले अटैक के बारे में बात कर रहा होता है, साथ ही पुलिस भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। यहाँ गाजी बाबा हकीम से कहता है कि दिल्ली में चांद खान जल्दी अटैक करने वाला है। जिसके बाद नरेंद्र वीरू से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर बाकी ऑफिसर को लेकर आओ, तब तक मैं गाजी बाबा को पकड़ने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो गाजी बाबा के घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ एक आतंकवादी वीरू को पहचान लेता है। फिर जैसे ही नरेंद्र गाजी बाबा को पकड़ने जाता है उससे पहले गाजी बाबा वहाँ से भाग जाता है। इधर वीरू कार से बाकी ऑफिसर को बुलाने जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में एक आदमी वीरू की कार पर बॉम्ब फेंक कर मारता है, मगर वीरू बॉम्ब फटने से पहले कार से उतर जाता है। यहाँ नरेंद्र को गाजी बाबा तो नहीं मिला था। जिसके बाद नरेंद्र सीधा दिल्ली जाता है और वहाँ रघु से कहता है कि सर दिल्ली में चांद खान नाम का एक आदमी हमला करने वाला है, लेकिन रघु को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि नरेंद्र के पास इसके कोई पक्के सबूत नहीं थे। इसलिए रघु से यह कहकर मना कर देता है कि हम लोग सबूत के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते। इतने में आदिला रघु से कहती है कि सर मुझे नरेंद्र के ऊपर पूरा भरोसा है और वो कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लाएगा। जिसके बाद रघु उसकी बात मान लेता है। फिर दिल्ली पुलिस के सारे ऑफिसर्स हर होटल में जाकर चांद खान नाम के आदमी का पता करने लगते हैं। फिर वो ऑफिसर हर होटल के कस्टमर्स की लिस्ट भी लाकर आदिला को देते हैं। उसी समय आदिला को एक कॉल आता है और बात करने पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आतंकियों ने दिल्ली के बदले गुजरात में हमला कर दिया था और ये सब कुछ नरेंद्र की वजह से हुआ था क्योंकि उसके कहने पर ही सारे ऑफिसर्स दिल्ली में चांद खान को ढूंढ रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर आतंकियों ने वहाँ अटैक कर दिया। अब जब ये बात शर्मा को पता चलती है तो शर्मा नरेंद्र के ऊपर काफी चिल्लाता है क्योंकि नरेंद्र शर्मा को बिना बताए दिल्ली गया था। इसलिए शर्मा नरेंद्र को 1 महीने के लिए फील्ड ड्यूटी से हटा देता है। इसके बाद आदिला को अटैक करने वाले आतंकी के बारे में कुछ पता चलता है जो अपने नाम बदलकर नकली नाम से एक होटल में रुके थे और उन तीनों के नकली नाम थे राहुल, वीरेंद्र और सचिन। आदिला जल्दी से उस होटल में जाकर उनके बारे में पता करती है। तब उसे पता चलता है कि वो तीनों आतंकी गुजरात और दिल्ली के होटल में सेम नाम से रुके थे। ये देखने के बाद वो समझ जाती है कि उन तीनों ने पहले दिल्ली में ही अटैक करने का प्लान किया था, पर उन्हें नरेंद्र के प्लान के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने अपना प्लान बदल लिया था। फिर आदिला ये सब कुछ कॉल करके नरेंद्र को बताती है और
नरेंद्र भी ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और यहाँ आदिल और नरेंद्र को पूरा शक था कि सचिन कोई और नहीं बल्कि चांद खान है। अब अगले दिन पीएम सभी मीडिया से कहते हैं कि दिन ब दिन कश्मीर की हालत खराब होती जा रही है और मैं खुद जल्द ही कश्मीर का दौरा करने आऊंगा। वहीं आतंकी भी पीएम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तब नरेंद्र शर्मा से जाकर कहता है कि सर आप 1 महीने के लिए मुझे फील्ड ड्यूटी पे वापस ले लीजिए, क्योंकि पीएम कश्मीर में आने वाले हैं और हमें कश्मीर में उनका पूरा ध्यान रखना होगा। तब शर्मा भी उसकी बात मानकर उसे फील्ड ड्यूटी में वापस ले लेता है। अब रात के समय हुसैन नरेंद्र को कॉल करके कहता है कि कल मुझे बस स्टैंड पर अहमद के बॉस ने कुछ बड़े काम के लिए बुलाया है, पर मैंने आने से मना कर दिया। इस पे नरेंद्र कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और तुम्हारी मदद से हम उस बॉस को पकड़ सकते हैं। फिर अगले दिन हुसैन नरेंद्र की बात मानकर बस स्टैंड के पास बैठा होता है, पर काफी टाइम के बाद भी कोई हुसैन से मिलने नहीं आता। उसी समय नरेंद्र को रेडियो पर एक आतंकवादी की आवाज सुनाई देती है। वो आतंकवादी अपने आदमियों से कहता है कि इस बार हमें एक अपने आदमी की जान लेनी है और वो आदमी है हुसैन। ये सुनते नरेंद्र हुसैन को बचाने के लिए जाता है, पर तब तक हुसैन बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था और हुसैन की मौत पर नरेंद्र काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी बात मानकर ही हुसैन वहाँ आया था। दूसरी तरफ शर्मा सभी मीडिया वालों से कहता है कि हुसैन एक आतंकी था और वो बस स्टैंड पर लोगों को बॉम्ब से उड़ाने आया था, लेकिन वो अपनी गलती से ही मारा गया। फिर जब ये बात नरेंद्र को पता चलती है तो वो शर्मा से जाकर कहता है कि सर हुसैन कोई आतंकी नहीं था, बल्कि हुसैन की जान मेरी वजह से गई है। ये सुनते शर्मा नरेंद्र से गुस्से में कहता है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, वरना मैं तुम्हें आर्मी से निकाल दूंगा। जो सुनकर नरेंद्र चाहकर भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन नरेंद्र सोच लेता है कि वो ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। वैसे भी अभी तक उसने एक भी आतंकवादी को नहीं पकड़ा था। जिसके बाद अगले दिन आदिला नरेंद्र को श्रीनगर छोड़कर जाने से रोकने आती है, पर नरेंद्र उसकी एक भी नहीं सुनता। वो कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि सारे ही लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी को भी एक दूसरे की कदर नहीं है। तभी वहाँ वीरू नरेंद्र से कहता है कि सर जब से आप यहाँ आए हैं तब से सब लोगों के अंदर एक विश्वास जागा है। अगर आज आप यहाँ हार मान कर चले जाएंगे तो सारे ही लोग अंदर से टूट जाएंगे। जो सुनकर नरेंद्र काफी इमोशनल हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो कश्मीर को छोड़कर नहीं जाएगा। फिर अगले दिन से नरेंद्र और बाकी ऑफिसर कश्मीर के हमले को रोकने का प्लान बनाने लगते हैं और कुछ दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में आते हैं। तब नरेंद्र और बाकी ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर को पूरी सेफ्टी के साथ कश्मीर का दौरा कराते हैं। उसी समय कुछ आतंकवादी आकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में नरेंद्र और बाकी ऑफिसर मिलकर उन आतंकवादियों को मारने लगते हैं। इसी हमले में एक ऑफिसर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, पर नरेंद्र उन सभी आतंकवादियों को मार डालता है। फिर जैसे ही नरेंद्र उन आतंकवादियों के कार के पास जाता है तो उसे कार के अंदर एक आदमी छुपा हुआ मिलता है जो काफी ज्यादा डरा हुआ था। यहाँ नरेंद्र उस आदमी को जेल में लेकर जाता है और अकेले में पूछता है कि आखिर तुम उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे। इस पे वो आदमी कहता है कि मैं तो एक नाली साफ करने वाला हूँ और मैंने उन लोगों को नाले के रास्ते प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचाया था, इसलिए वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए थे। तब नरेंद्र को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके नाखून तो पूरी तरह से साफ थे और एक नाली साफ करने वाले के नाखून इतने साफ नहीं हो सकते थे। नरेंद्र कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते और मुझे पता है कि तुमने ही हर जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि मैंने गुजरात में कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया था। उसके ऐसा बोलते नरेंद्र उसका झूठ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तो तुमसे गुजरात के हमले के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला। जिसके बाद नरेंद्र उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम चांद खान हो, अगर तुमने मुझे गाजी बाबा के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद चांद खान बहुत डर जाता है और डर के मारे वो नरेंद्र को गाजी बाबा के घर के बारे में बता देता है। अब नरेंद्र और बाकी ऑफिसर गाजी बाबा के घर पर जाते हैं, पर वहाँ सिर्फ उन्हें गाजी बाबा और उसके बच्चों की फोटो मिलती है। फोटो देखने के बाद नरेंद्र वीरू से कहता है कि गाजी बाबा का बच्चा मेरी बेटी के स्कूल में पढ़ता है, इसलिए जब गाजी बाबा की बीवी अपने बच्चे को स्कूल लेने आती है तो नरेंद्र भी उनका पीछा करने लगता है, जिससे नरेंद्र को गाजी बाबा का असली घर मिल जाता है। फिर नरेंद्र गाजी बाबा के बारे में शर्मा को बताता है, मगर शर्मा को अभी भी नरेंद्र की बातों पर यकीन नहीं था। शर्मा उसे कहता है कि हम सिर्फ शक के आधार पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो गाजी बाबा के ऊपर अटैक करने से मना कर देता है। ये सुनकर नरेंद्र को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि नरेंद्र को इस बार भी रोक दिया गया था। जिसके बाद नरेंद्र अपनी बीवी के साथ आर्मी कैंप से बाहर आता है। उसी समय काफी सारे मीडिया वाले नरेंद्र से सवाल पूछने लगते हैं। इस पे नरेंद्र की बीवी गुस्से में कहती है कि मेरे पति एक ईमानदार ऑफिसर है और उन्होंने हमेशा अपने देश के बारे में सोचा
है और देखना वो जल्द ही यहाँ से सारे आतंकवादियों को मार डालेंगे। ये सुनते नरेंद्र में हिम्मत आती है और वो अकेले गाजी को पकड़ने का फैसला कर लेता है। तभी वीरू और हरपाल नरेंद्र से कहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ आएंगे। तब वो तीनों मिलकर गाजी बाबा के घर पर जाते हैं और वहाँ गाजी बाबा अपने आदमियों के साथ पूरी तरह से तैयार था। दूसरी तरफ आदिला को ये बात पता चल जाती है कि नरेंद्र अकेले गाजी बाबा को पकड़ने गया है। यहाँ नरेंद्र और हरपाल एक साथ गाजी बाबा के घर में घुस जाते हैं और घर के बाहर वीरू चारों तरफ नजर रख रहा था। तभी घर के बाहर कुछ लोग वीरू के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिससे वीरू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसी समय घर के अंदर नरेंद्र और हरपाल गाजी बाबा पर हमला कर देते हैं। साथ ही गाजी बाबा भी नरेंद्र के ऊपर फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद यहाँ काफी लड़ाई होती है। वहीं आदिला नरेंद्र की मदद करने के लिए बाकी ऑफिसर को अपने साथ लेकर आने लगती है और इधर नरेंद्र और गाजी बाबा के बीच में खतरनाक लड़ाई चल रही थी। उसी लड़ाई में नरेंद्र को काफी सारी गोलियां भी लगती हैं। तब नरेंद्र गुस्से में गाजी बाबा का गला दबाकर उसे जान से मार डालता है और गाजी के मरने के बाद नरेंद्र को चैन की सांस आती है, क्योंकि गाजी को मारकर उसने कश्मीर के काफी सारे लोगों की जान बचा ली थी। जिसके बाद नरेंद्र की सभी लोग काफी तारीफ करते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर